अब आ जाते हैं जेंडर पे, जो हमारी पहली क्लासिफिकेशन है स्त्री और पुरुष की। तो पुरुष के बारे में, स्त्री के बारे में आप जानते हैं, हमने पढ़ा था। पुरुष जो है उसमें सृजन की शक्ति नहीं होती है। वो एसिमिलेट कर सकता है, जोड़ सकता है, बटोर सकता है, पर वो कुछ नया क्रिएट नहीं कर सकता, उत्पन्न नहीं कर सकता। उत्पन्न करने की शक्ति, क्रिएट करने की शक्ति फीमेल्स की है। पुरुष जो होता है वो अग्रेसिव होता है, फीमेल्स जो होती हैं वो सौम्य होती है। स्त्री तत्व जो है वो सौम्य होता है, पुरुष तत्व जो है वो अग्रेसिव होता है। पुरुष तत्व जो है वो बुद्धि पे भरोसा करता है। स्त्री तत्व जो है वो व्यवहार पे भरोसा करती है, प्रैक्टिकलिटी पे भरोसा करती है, जो जिस तरह का बिहेवियर है उस बिहेवियर पे भरोसा करती है। पुरुष जो है वो ज्ञान की तरफ आकर्षित होता है, और स्त्री जो है वो व्यवहार की तरफ आकर्षित होती है, बिहेवियर की तरफ, प्रैक्टिकलिटी की तरफ, वास्तविकता की तरफ, रियलिटी की तरफ आकर्षित होती है। पुरुष जो होता है वो आइडियल है, वो बेस्ट केस सिनेरियो लेके चलता है, वो हमेशा सबसे अच्छी पॉसिबिलिटी को लेके चलता है और भविष्य के बारे में सोचता है कि ये अच्छा कैसे किया जा सकता है, इसका आइडियल रूप क्या है, जो परम पॉजिटिव स्टेट है वो क्या हो सकता है। और स्त्री जो है वो प्रैक्टिकल है, वो वर्तमान में रहती है। पुरुष भविष्य में रहता है, स्त्री वर्तमान में रहती है। पुरुष ज्ञान की तरफ जाता है, स्त्री व्यवहार की तरफ जाती है, स्त्री इंट्यूशन की तरफ जाती है। तो इस तरह से करके हमारे पुरुष का और प्रकृति का अलग अलग रोल बनाया हुआ है। पुरुष और प्रकृति के अलग अलग गुण हैं, जो हमने सारे के सारे बात किए थे। तो इनको इस्तेमाल करके राशियों का, भावों का, सबका डिवीजन किया जाता है। तो आपको पता है कि जितनी भी ऑड राशियां हैं वो पुरुष राशियां हैं, जितनी भी इवन राशियां हैं वो स्त्री राशियां हैं। 8 से 12 जो भाव हैं, जो विजिबल हाउस माने जाते हैं, वो सारे के सारे पुरुष के भाव हैं। वो सारे के सारे मेल तत्व के भाव हैं, पुरुष तत्व के भाव हैं। बृहस्पति, सूर्य और मंगल जो हैं ये भी पुरुष प्रधान हैं, और पुरुष प्रधान जो भी होते हैं ये सारे मेलेफिक होते हैं। पुरुष प्रधान गुण जो है वो मेलेफिक है। स्त्री की बात की जाए तो सारे जो इवन राशियां हैं, सारी की सारी जो सम राशियां हैं, 2, 4, 6, 8, 10 और 12, ये सारी की सारी फीमेल राशियां मानी जाती हैं। 2 से 6 जो इनविजिबल भाव हैं, जो धरती के नीचे होते हैं, जहां पर जो आकाश में नहीं, धरती के नीचे होते हैं, धरती के लोअर हाफ में होते हैं, वो सारे के सारे भाव जो हैं वो फीमेल माने जाते हैं, वो स्त्री तत्व के माने जाते हैं। शुक्र और चंद्रमा जो हैं वो स्त्री तत्व हैं, ये आप जानते हैं, और स्त्री तत्व को शुभ माना गया है। इसके अलावा आप अगर देखेंगे तो पहला और सातवां भाव आधा विजिबल है, आधा इनविजिबल है, तो इसको न्यूट्रल रखा जाता है, इसमें दोनों के गुण हैं। उसी के अलावा मरकरी जो ग्रह है, मरकरी को भी न्यूट्रल रखा जाता है, उसमें स्त्री और पुरुष दोनों के गुण एक साथ मौजूद हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो गए जेंडर का क्लासिफिकेशन, ये हमारा हो गया स्त्री और पुरुष तत्वों की, स्त्री और पुरुष तत्वों की बात। अब आते हैं गुण पे। गुण मैंने बताया था कि 3 तरह के गुण होते हैं, सत्व, तमस और रजस। सत्व गुण वो है जो हमेशा सोसाइटी की तरफ ले जाता है, व्यवहार और सामाजिकता की तरफ ले जाता है, जिसमें से हम स्ट्रेंथ, रिस्पेक्ट, नॉन वायलेंस या अहिंसा, काइंडनेस, साइलेंस, सेल्फ कंट्रोल, जितने भी धार्मिक गुण माने गए हैं वो देखा जाता है। जो सोसाइटी के अप्रूव्ड नियम हैं वो सारे के सारे वो सत्व गुण से देखे जाते हैं। रजस गुण दूसरा है। रजस गुण जो है वो हमेशा ग्रोथ को इंडिकेट करता है, वो हमेशा पाने की इच्छा रखता है, वो हमेशा प्रॉफिट और लॉस के नियमों पे चलता है, वो हमेशा भविष्य की कल्पना में रहता है। उसको सोसाइटी से नहीं, उसको अपने फायदे से मतलब है। ठीक है, ये हो गया रजस गुण, जिसमें आता है पैशन, ग्रीड, एक्टिविटी, एम्बिशन, डिजायर, रेस्टलेसनेस, अटैचमेंट और लॉन्गिंग। तमस गुण जो होता है उसको ना ग्रोथ है और ना समाज से लेना है। तमस गुण की क्वालिटी होती है, या तमस गुण का नेचर होता है कि जैसा है उसी तरह से स्थायी रहना। और तमस गुण जो है वो सत्व और रजस के बीच में आता है, क्योंकि तमस गुण सत्व की तरह ही एक्सेप्टिंग है कि जो है जैसा है चलने दो, और रजस की तरह ही कटा हुआ है, सोसाइटी की बात नहीं मानता। इसीलिए इसीलिए तमस गुण जो है वो हमेशा अकेला दिखाई देता है, लोनली दिखाई देता है, आइसोलेटेड दिखाई देता है, और नॉर्मल कन्वेंशन से हटकर दिखाई देता है। तमस गुण में इल्यूजन्स आते हैं, एम्बिग्विटी, आइडलनेस, फैंटेसी, परसिस्टेंस, डिल्यूजन, सिनिसिज्म, ये सारे के सारे तमस गुण से आते हैं। तमस गुण का मतलब जो स्थूल है, जिसमें परिवर्तन करना मुश्किल है, जिसमें हलचल नहीं, मूवमेंट नहीं, उसको ना ग्रो करना है, ना किसी और की बात माननी है, ना अडेप्ट करना है। वो जो है जैसा है उसको वैसा ही रहना है, जो कि अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है।
ठीक है, तो हमारे पास ये 3 गुण हैं। सत्व गुणों में सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति आते हैं। तमस गुण में शनि और मंगल आते हैं। रजस गुण में वीनस और मरकरी आते हैं। इससे एक ये भी बात आप देख सकते हैं कि सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, इन 3 ग्रहों को समाज की बहुत चिंता होती है। इनका बिहेवियर वैसा होता है जो समाज एक्सेप्ट कर ले, जिससे समाज में प्रतिष्ठा मिले, समाज में सम्मान मिले। इनका समाज के साथ बहुत ज्यादा जुड़ाव है, लोगों के साथ, धर्म के साथ बहुत ज्यादा जुड़ाव है। रजस गुण के जो ग्रह हैं वीनस और मरकरी, ये रिजल्ट ओरिएंटेड हैं। इनको अगर कभी गलत काम करना पड़े उसमें से भी इनको बहुत झिझक नहीं होगी अगर वहां पे प्रॉफिट मिल रहा है, अगर उसको करने का प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आ रहा है। सत्व गुण को ग्रो करने की जरूरत नहीं है, वो बैठे हुए हैं तो वो बैठे बैठे खुश हैं। रजस गुण को हमेशा करते रहने से संतुष्टि मिलती है, कुछ ना कुछ वो हमेशा ग्रो करने के लिए कोई ना कोई तरीका ढूंढेंगे, कोई ना कोई काम ढूंढेंगे। उनको बैठ के संतुष्टि नहीं मिलती, उनको क्रिएट करके, कुछ नया करके, कुछ अचीव करके, कुछ प्राप्त करके संतुष्टि मिलती है। और तमस गुण जो है, जो शनि और मंगल का प्रभाव लिए हुए है, तमस गुण अपने फिजिकल नीड्स के आधार पर, अपने मानसिक मेंटल नीड्स के आधार पर, अपनी आदतों के आधार पर और अपने हैबिट्स के आधार पर काम करता है। वहां प्राप्त करना इंपॉर्टेंट नहीं है, समाज को देख लेना, समाज में एक्सेप्टेड हो जाना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वहां पर सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो मेरी प्रवृत्ति है, जो मेरी प्रकृति है, उसके आधार पर मैं कर्म करूंगा। कुछ ग्रोथ हो या ना हो वो चलेगा, कोई समाज में प्रतिष्ठा दे या ना दे वो चलेगा, लेकिन जो प्रकृति मेरी है, मैं आ, उसी प्रकृति के आधार पर कर्म करूंगा, उसी प्रकृति के आधार पर जीऊंगा। किसी को अच्छा लगे या बुरा, अच्छा रिजल्ट हो या बुरा, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये 3 हमारे गुण हो गए, सत्व, तमस और रजस, और इन तीनों गुणों का आपको प्रभाव है। शनि और मंगल इसलिए ऐसे ग्रह नहीं है जिनको बदला जा सकता है। शनि का जो गुण है वो शनि लेकर के ही चलेगा, मंगल का जो गुण है वो मंगल लेकर के ही चलेगा। इन दोनों ग्रहों में परिवर्तन करना मुश्किल होता है। शुक्र और बुध परिवर्तित होने को तब तैयार हो जाएंगे जब उनसे उसे फायदा होगा। सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति परिवर्तित होने को तब तैयार हो जाएंगे जब उन परिवर्तन से समाज में इज्जत मिले, समाज में ज्यादा रिस्पेक्ट मिले, या आपको आपको लोग ज्यादा धार्मिक कहें, आपको लोग ज्यादा सामाजिक कहें, आपको लोग ज्यादा प्रतिष्ठित माने। ठीक है, ये होते हैं हमारे 3 गुण। 3 गुण के बाद हमारे पास आए एलिमेंट आए, हमारे पास हमारे पंच तत्व आए, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश। तो अग्नि के बारे में आपको पता है कि अग्नि हमेशा अग्नि जलती रहती है, भड़कती रहती है। अग्नि में बोध नहीं होता कि किसको जलाना है और किसको नहीं जलाना है। अग्नि सिर्फ एनर्जी होती है जो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इस्तेमाल करने वाले पे निर्भर करता है। अगर इस्तेमाल करने वाले को विवेक नहीं है, इस्तेमाल करने वाले को समझ नहीं है, तो वो इस्तेमाल करने वाले को और जिस पे इस्तेमाल किया जा रहा है उसको, दोनों को जला सकती है। और अगर इस्तेमाल करने वाले को समझ है, विवेक है, तो यही गुण बहुत ज्यादा शुभ प्रभाव भी दे सकता है। अग्नि ही है, अग्नि ही गुण है जिसकी वजह से लाइफ सस्टेन कर सकती है, हीट की वजह से लाइफ सस्टेन कर सकती है। ठीक है, इसके अलावा अग्नि तत्व में तेज है। तेज का मतलब है कि अग्नि तत्व में घमंड है, अग्नि तत्व में एरोगेंस है, अग्नि तत्व में प्राइड है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। और अग्नि कभी भी स्थिर नहीं रहती है। अगर दिया भी जल रहा होगा तो जरा सा डिस्टरबेंस आएगा, हवा का हल्का सा झोंका आएगा, बिल्कुल हल्का सा झोंका, तो वो भी अग्नि को हिला सकता है। तो इसलिए अग्नि तत्व में पेशेंस या स्टेबिलिटी नहीं होती है। हल्का सा झटका अग्नि को हिलाने के लिए काफी है, एकदम माइनर सा झटका हो तब भी। ठीक है, उसके अलावा अग्नि का काम है हमेशा भड़कते रहना। अग्नि में अगर आपने कोयला डाल करके आग जलाया है तो वो कोयला खत्म हो जाता है। तो अग्नि का नेचर है जो कुछ भी आसपास होगा उस सबको खा लेना। इसलिए अग्नि को सर्वभक्ष कहा जाता है, जो सबका भोजन कर जाती है, जो सबको खा जाती है। ठीक है, तो अग्नि तत्व में उस अग्नि तत्व को जो दिया जाए वो कम पड़ेगा, जितनी ग्रोथ दी जाए उतनी कम पड़ेगी, जितना स्ट्रगल करवाया जाए उतना कम पड़ेगा, जितना खाना हो उतना कम पड़ेगा, और हमेशा बॉडी लीन रहेगी, इसी के लिए पतली रहेगी। तो अग्नि तत्व का जो प्रभाव है, अग्नि तत्व हमको हमेशा सस्टेनेंस की जरूरत है, अग्नि तत्व को हमेशा एक्टिविटी की जरूरत है, अग्नि तत्व को हमेशा किसी काम में इन्वॉल्व रहने की जरूरत है। अग्नि स्थिर हो गई तो बुझ जाएगी। ठीक है, अग्नि को हमेशा ईंधन, हमेशा फ्यूल मिलते रहना चाहिए। तो ये पहला तत्व हो गया। दूसरा तत्व है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व कठोर है, स्थिर है, रिजिड है, जिसको बदलना मुश्किल है और जिसमें किसी भी तरह का परिवर्तन कर पाना बहुत मुश्किल है। और पृथ्वी तत्व इसीलिए स्लो है, जमा हुआ है,
जिसमें बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि उसको जैसे हिंदी में कुंठा कहते हैं, उसको हिंदी में इस तरह का बंधन कहते हैं जिसको खोला नहीं जा सके। इस तरह का वो है इस तरह की रिजिडिटी है जिसको कम नहीं किया जा सके, वो है पृथ्वी तत्व। तो ये एक तो जिद का कारक है, स्टबर्ननेस का कारक है, घमंड का कारक है। और पृथ्वी तत्व बहुत ज्यादा स्टेबल है। स्टेबिलिटी कभी कभी इतनी भी हो सकती है पृथ्वी तत्व में, और अक्सर इतनी होती है कि स्टेबिलिटी आलस पे चली जाए। पृथ्वी तत्व भारी है, इसीलिए पृथ्वी तत्व जब भी प्रभावी होता है व्यक्ति का शरीर भारी हो जाता है। पृथ्वी तत्व धरती को, पृथ्वी को डिनोट करती है, जहां पर सारे के सारे पदार्थ, सब कुछ पृथ्वी से ही है, सारा आधार पृथ्वी से ही है। इसलिए पृथ्वी के ज्ञान का आधार, पृथ्वी के पोजेशन का आधार, पृथ्वी की संपत्ति का आधार बहुत ज्यादा होता है। संपत्ति, ज्ञान, सारी कुछ बहुत ज्यादा होता है। लेकिन पृथ्वी स्लो भी है, जैसा भी है उससे परिवर्तित करने में बहुत समय लगेगा। जो नेचुरल गुण है पृथ्वी तत्व का वही रहता है। अगर पृथ्वी तत्व का कोई व्यक्ति ज्ञान लेकर ही पैदा हुआ है या ज्ञान के साथ ही बड़ा हुआ है तो उसमें हमेशा ज्ञान रह जाएगा, और अगर ज्ञान से उसका संबंध नहीं है तो फिर उसको ज्ञान देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये पृथ्वी तत्व का प्रभाव है कि पृथ्वी तत्व में गहराई बहुत है, स्थिरता बहुत है, लेकिन स्थिरता इतनी ज्यादा है कि वो रिजिडिटी हो जाती है, स्टेबिलिटी इन बहुत ज्यादा रिजिडिटी और बहुत ज्यादा दृढ़ता हो जाती है जिसको कि बदला नहीं जा सकता। वायु तत्व की अगर बात करें तो वायु तत्व वो है जो किसी से भी बंधा हुआ नहीं है, चारों दिशाओं में से, दसों दिशाओं में से कहीं पर भी बह सकता है, और हर दिशा में एक साथ बह सकता है। तो पहली बात तो पृथ्वी तत्व में स्टेबिलिटी जरा सी भी नहीं है, पृथ्वी तत्व में आधार जरा सा भी नहीं है, वो आज यहाँ कल वहां हर जगह बहता जाएगा, कभी भी एक जगह रुक नहीं सकता। इसीलिए पृथ्वी तत्व के जो लोग होते हैं इनको कहा जाता है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। हर चीज के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी है, गहराई कहीं पर नहीं डेवलप हो सकती। ठीक है, पृथ्वी तत्व हमेशा एक से ज्यादा दिशा में भागने की कोशिश करेगा। पृथ्वी तत्व जो है वो कम्युनिकेशन फोकस्ड है, सॉरी वायु तत्व जो है वो कम्युनिकेशन फोकस्ड है। वायु तत्व एक से ज्यादा दिशा में भागने की कोशिश करेगा। वायु तत्व सुपरफिशियल है, आर्टिफिशियल है, ऊपरी है, उसमें वजन नहीं है, उसमें वेट नहीं है, उसमें गरिमा नहीं है, उसमें डेप्थ नहीं है। ठीक है, तो तो वायु तत्व जो है वो इंटेलिजेंस का कारक होता है लेकिन ज्ञान का नहीं। इंटेलिजेंस का मतलब है कि जो सुना उसको, तो उसको अभी समझ गए, जो सुना उसको अभी क्लैरिटी आ गई, उसको अभी एसिमिलेट कर लिया, उसको अभी कंपाइल कर लिया, उसको अभी समझ में आ गया। लेकिन वो ज्ञान कितना गहरा है और कितने ज्यादा परिस्थिति में मेरे साथ रहेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, फिर आया जल तत्व। जल तत्व जो है, जल हमेशा बहता रहता है, और बहता रहता है इसीलिए इमोशंस का कारक है, क्योंकि एक दिशा में बहता है, हर दिशा में नहीं फैलता। वायु तत्व की तरह जल हमेशा एक दिशा को लेकर के मूव करती है। जल का हो सकता है दो दिशाओं में एक साथ मूव कर जाए, लेकिन जल में फिर भी प्रवाह होता है, यहां से शुरू होकर के यहां पर खत्म होना, चारों तरफ एक साथ नहीं बह सकता जल तत्व। तो जल तत्व की जो सबसे बड़ी गुण है, सबसे बड़ा गुण है कि जल अडेप्टेबल है। आप इसको, जल को, पानी को जिस भी कंटेनर में रख देंगे, लिक्विड को जिस भी कंटेनर में रख देंगे, उसका वो शेप ले लेगा। तो पृथ्वी तत्व जो है वो जैसा है, रिजिड है, उसको बदला नहीं जा सकता। और जल तत्व जो है वो जैसे चाहेंगे वैसे बदल जाएगा। अब जल तत्व में प्रॉब्लम यह है कि जल तत्व इतना बदलता रहता है, इतना बदलता रहता है कि उसका अपना कोई शेप ही नहीं है, उसकी अपनी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, और उसको हमेशा कोई ना कोई आकर के बदल के चला जाएगा। सही बदला या गलत बदला ये बात नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति बदल जाएगा, हमेशा किसी के प्रभाव में आ जाएगा। जल तत्व भी भारी होता है, पानी भी आप स्टोर करेंगे तो वो भारी होता है। अग्नि भारी नहीं होती है, अग्नि में जो, आग में जो फ्यूल डाला गया है वो कोयला भारी हो सकता है, आग भारी नहीं होती है, हवा भारी नहीं होता है। लेकिन पृथ्वी और जल, ये जो दो तत्व हैं, इनका अपना वजन होता है। वेट का मतलब, इनमें ग्रेविटेशन होती है, इनमें आकर्षण होता है, इनमें वजन होता है, इनमें गरिमा होती है, इनमें, इसीलिए इनको विजडम का कारक माना जाता है। इनमें वेट होता है, इनमें सब्सटेंस होता है कुछ ना कुछ। ठीक है, ये सुपरफिशियल नहीं है, ये आर्टिफिशियल नहीं है, इनमें अपना वजन है। तो इस तरह से ये दोनों के दोनों ज्ञान के कारक हैं। पृथ्वी तत्व का ज्ञान है कि एक बार जान लिया तो वो नहीं बदलेगा, सही है तो भी नहीं बदलेगा, गलत है तो भी नहीं बदलेगा। जल तत्व का ज्ञान ये है कि वो हमेशा बदलने को तैयार है। तो कभी अगर सही है तब भी बदल सकता है, कभी अगर गलत है तब भी बदल सकता है, बदल करके कुछ अच्छा भी सीख सकता है, बदल करके कुछ बुरा भी सीख सकता है। तो तो जल तत्व जो है वो हमेशा परिवर्तनशील है। जल तत्व का और भी एक गुण होता है कि जल को, पानी को
जब तक पानी बह रहा है तब तक पानी फ्रेश है, पानी को अगर छोड़ दिया जाए, स्थिर कर दिया जाए तो पानी सड़ जाता है। तो जल तत्व जो है, इसके साथ बहुत बड़ी बात है कि अगर जल तत्व को स्थिर छोड़ दिया जाए, एक ही दिशा में छोड़ दिया जाए, एक ही काम पे छोड़ दिया जाए, परिवर्तन ना हो वहां पर कुछ, बहाव ना हो वहां पर कुछ, तो जल तत्व सड़ जाता है। ठीक है, और जल तत्व जो है वो इमोशंस का कारक है, ये आपको पता ही है। आकाश तत्व वो खाली स्थान है या एम्प्टीनेस है या वैक्यूम है जहां पर चारों तत्व जो हैं वो मैनिफेस्ट करते हैं। तो आकाश तत्व की सबसे बड़ी गुण है कि ये डिप्लोमैट है, मतलब कभी वायु भी हो गया, कभी अग्नि भी हो गया, कभी पृथ्वी भी हो गया। यहाँ पर कोई भी तत्व मैनिफेस्ट कर सकता है, ये व्यक्ति किसी भी, ये तत्व किसी भी दूसरे तत्व के आधार पर अपने आप को मोल्ड कर सकता है। ठीक है, और क्योंकि चारों में से हर तत्व को अपने पे मैनिफेस्ट करवा सकता है, इसलिए मल्टी टैलेंटेड भी है और मल्टी डायरेक्शनल भी है, अडेप्ट करने में बहुत एक्सेलेंट है। लेकिन आकाश तत्व में अपना कोई वेट नहीं है, आकाश तत्व में अपना कोई सब्सटेंस और अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, आकाश तत्व में अपना कोई भी अस्तित्व या कोई भी वजूद नहीं है। तो आकाश तत्व के साथ बात यह हो जाती है कि आकाश तत्व कर्म नहीं करता, आकाश तत्व स्थूल है। आकाश तत्व का कारक इसीलिए बृहस्पति होता है। और बृहस्पति के बारे में एक और रूल यहां से जो आता है वो ये है कि बृहस्पति ज्ञान दे सकता है, बृहस्पति दूसरों से कर्म करवा सकता है, बृहस्पति खुद कर्म नहीं करेगा। ठीक है, और इसीलिए आपको, अगर मैं आप याद करें कि हमने क्या बात की थी, बृहस्पति का हॉरोस्कोप में हम सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये देखते हैं कि बृहस्पति की दृष्टि किसी और भाव को, किसी और राशि को, किसी और ग्रह को स्ट्रेंथन करती है, बेटर रिजल्ट देने पे मजबूर करती है। बृहस्पति का प्रभाव ही ये है कि बृहस्पति दूसरों से रिजल्ट दिलवाता है, बृहस्पति खुद कोई रिजल्ट नहीं देता। ठीक है, बृहस्पति के खुद के प्लेसमेंट का और बृहस्पति के खुद के गुणों का कोई रिजल्ट नहीं होता। बृहस्पति अगर व्यक्ति को ड्राइव करता है, ऐसा व्यक्ति ज्ञान की बहुत बातें करता है, कर्म में हमेशा पीछे रह जाएगा। क्योंकि आकाश तत्व जो है वो अपने में रिक्तता है, आकाश तत्व जो है उसमें अपने में कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, वहां पर कुछ और होना चाहिए। कोई भी और तत्व कर्म कर लेगा, आकाश तत्व अपने में कर्म नहीं कर सकता जब तक आकाश तत्व को किसी और का सहारा ना हो। ठीक है, तो बृहस्पति का भी एक रूल आया, बृहस्पति का प्रभाव दूसरों को शुभ करता है, क्योंकि बृहस्पति आकाश तत्व है। अकेला बृहस्पति रिजल्ट नहीं देता। बृहस्पति अगर किसी और को प्रभावित नहीं कर रहा है आपके चार्ट में या किसी के भी हॉरोस्कोप में, तो बृहस्पति एज गुड एज यूजलेस है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास आ गए पांचों तत्वों के प्रभाव। तत्वों का आपको पता है, 1, 5 और 9 राशियां जो हैं वो अग्नि तत्व हैं, 2, 6, 10 पृथ्वी तत्व हैं, 3, 7, 11 वायु तत्व है, 4, 8, 12 जल तत्व है। ग्रहों के बारे में, मंगल और सूर्य अग्नि तत्व, बुध जो है वो पृथ्वी तत्व, शनि जो है अग्नि तत्व, वायु तत्व, शुक्र और चंद्रमा ये जल तत्व, और बृहस्पति आकाश तत्व।